अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अशया खुर्दनोश के हवाले से कि जो रमदान पैकेज है उसमें कितनी हद तक एक्सपेक्टेड है अशया खुर्दनोश पर सब्सिडी और कितना डिस्काउंट मिल सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इजलास में इस पर अपना अप्रूवल दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है एक्सपोर्ट के मामले में। ख़ास तौर पर अगर हम देखें ये ख़बर बासमती चावल के हवाले से है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ PIA और फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली खबर की जाने बढ़ेंगे। आज की सबसे पहली खबर 8 माह में 800 अरब से ज़ायद खाने पीने की अशिया दरामद। पाकिस्तान ने 8 माह में 867 अरब रुपए की खाने पीने की अशिया दरामद की, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई ta फरवरी खाने पीने की अशिया की दरामद 554 अरब 14 करोड़ 40 लाख रुपए थी। इदारा शुमारियात का कहना है कि जुलाई ta फरवरी खाने पीने की अशिया में चीनी की दरामद में 6000% से ज़ायद का इजाफा हुआ है और इसी अरसे में 20 अरब 63 करोड़ 50 लाख रुपए की चीनी दरामद की गई है, जबकि जुलाई ta फरवरी 145 अरब से ज़ायद की गंदम दरामद की गई है। खुश्क मेवा जात में जो की गई दरामद है सालाना बुनियाद पर 194.35% इजाफा हुआ, जबकि 257 अरब 44 करोड़ 60 लाख का खुर्दनी तेल दरामद किया गया। अगली खबर रमदान पैकेज की मंजूरी के हवाले से। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में 7.8 अरब रुपए के रमदान पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। माह रमज़ान पैकेज के तहत मार्केट्स में मौजूदा कीमत के लिहाज से आटे पर 30.50 रुपये डिस्काउंट, जबकि चीनी पर 40 रुपये, घी पर 43 रुपये, तेल पर 20 रुपये, दाल चना पर 15 रुपये, चावल पर 10 रुपये और बेसन पर 20 रुपये किलो सब्सिडी दी जाएगी। नाज़रीन, अगली खबर है PIA के हवाले से। PIA में अगर हम बात करें तो पायलट्स के हवाले से काफ़ी सारे सवालात उठे, ना सिर्फ अवाम ने सवाल किए बल्कि ऐवान में भी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। अगली खबर PIA में इंजीनियर्स के हवाले से है। PIA में नॉन इंजीनियर्स की भर्ती। PIA में इंजीनियर्स की असामियों के लिए नॉन इंजीनियर्स की भर्तियों का इंकशाफ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने CEO अरशद मलिक PIA को ख़त में ये इंकशाफ किया। ख़त के मुताबिक बतौर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स 570 में 404 इंजीनियर्स ही नहीं हैं। इन मुलाजमीन के पास ना डिप्लोमा है और ना ही टेक की डिग्री। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान की जब बात होती है तो भारत हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मार्केट में लॉबिंग करता दिखाई दिया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान बिलाखिर बाजी ले गया। हम बात करेंगे अगली खबर में बासमती चावल के हवाले से। चावल बरामद कंदगान की यूरोपियन यूनियन में कामयाबी। यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल की बरामद पर भारतीय इजारादारी के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। भारत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि वो बासमती चावल की दरामद के एक्सक्लूसिव हुकूक हासिल कर लें, ताहम पाकिस्तानी चावल बरामद कंदगान इसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे, जिसमें अब उन्हें कामयाबी मिल गई है और यूरोपियन यूनियन ने बासमती चावल के लिए पाकिस्तान को हुकूक दे दिए हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के बासमती चावल की बरामद गुज़िश्ता 5 साल में दुगनी हो चुकी है। नाज़रीन, अगली खबर है प्रोग्राम में फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से। तारकीन वतन की जानिब से मुसलसल 9वें महीने 2 अरब डॉलर की तरसीलात। तारकीन वतन पाकिस्तानियों से ने मुसलसल 9वें महीने 2 अरब डॉलर वतन भेजे। रवा माली साल के 8 महीनों में 19.25 अरब डॉलर भेजे गए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा साल 24% ज़ायद रकूम भेजी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने फरवरी में 2 अरब 26 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे, जिसमें 1 अरब 27 करोड़ डॉलर्स मशरिकी वस्ता से के ममालिक से भेजे गए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद प्रोग्राम में आपको अपडेट से आगाह करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, हम अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मज़हर नासिर साहब, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI, बिजनेसमैन हैं और अपना तजिया भी देते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, ख़ास तौर पर बिज़नेस और इकॉनमी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है अपनी राय रखते हैं। उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मज़हर नासिर साहब, सबसे पहली खबर जो हमारे पास आज प्रोग्राम में मौजूद है वो 8 माह में 800 अरब से ज़ायद खाने पीने की अशिया जो हैं उनके हवाले से है कि वो उनकी दरामद की गई। इस पर आप क्या समझते हैं कि ये कोई इतनी ख़ास खबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स की बात है। क्या ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ आप इसको समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, सिर्फ इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, या ये कोविड-19 के जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? बेसिकली है क्या ये? देखिए, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि इस हुकूमत ने आकर जो फूड आइटम्स थे जो लग्जरी के अंदर आते थे उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी, और उसकी वजह से एकदम से एक डाउनफॉल आया था इंपोर्ट्स के अंदर लग्जरी फूड प्रोडक्ट्स का, जिसमें आइसक्रीम्स हैं, चीजेज हैं और डिफरेंट अशिया हैं इसके अंदर पानी भी शामिल है। इसके बाद आपके पास अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे इंपोर्ट्स आपकी ड्रास्टिकली रिमूव हो गई और रिड्यूस हो गई। अब सिलसिला इस तरह है कि कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो गवर्नमेंट ने हटाई हैं और उनको ऊपर हल्का हाथ रखा है, और क्योंकि कोरोना वायरस भी अपनी जगह चला गया है, इवन एट हायर कॉस्ट लोग अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी वो जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव था या जो उनका मेन रीजन था कि हम रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाएंगे और उससे इंपोर्ट्स में कमी आएगी, वो शुरू में तो कमी आई, लेकिन कोरोना वायरस के बाद ये देखा गया है कि लोगों ने उन महंगी अशिया को भी लाना मुल्क के अंदर शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है इंक्रीज का। और अगर आप कंपेयर करेंगे ओवर लास्ट ईयर तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान जो है वो लोगों ने इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दी थी। ठीक है। अच्छा, इस ओवरऑल ख़बर को अगर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट इसका ज़ाहिर है कोविड-19 का भी कुछ इम्पैक्ट है, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी पड़ा है? देखिए, इम्पैक्ट जो कोविड-19 का पड़ा है वो एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा है, मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। दुनिया भर में जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनली जो है वो कम हो गई थी, पाकिस्तान को अल्लाह के हुक्म से क्योंकि इम्पैक्ट उस तरह नहीं आया जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में आया है, तो आपकी इंपोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल्स में एंड अदरवाइज एक एज मिल गई कि उन मुल्कों में वो जाना शुरू हो गया जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं जाता था, या अगर जाता भी था तो उसकी मिकदार कम थी। वो एक एज है जो कोरोना वायरस में पाकिस्तान को मिली है, जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस आपकी एक्सपोर्ट्स में आई हैं। और अगर हम इसी तरह अपनी एक्सपोर्ट्स और क्वालिटी को बरकरार रखें तो मैं समझता हूँ एक कंपैरेटिव एज हमें फ्यूचर में मिल सकती है। ठीक है। दूसरी खबर की जाने बढ़ेंगे, जो कि रमज़ान पैकेज की मंजूरी के हवाले से है। इसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इजलास हुआ उनकी ज़ेर सदारत, उसमें 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये सब्सिडी अवेलेबल होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सब्सिडी जो है हर साल दी जाती है डिफरेंट रमजान पैकेजेस के नाम के अंदर, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात ये है कि मैं इसका इम्पैक्ट एनालाइज करना चाहूंगा कि गरीब आदमी को इस रमजान पैकेज से क्या फायदा हो रहा है। जो आदमी जिसको फॉर एग्जांपल 40-50 रुपए का किसी चीज पे डिस्काउंट मिल रहा है और वो एक चीज ले रहा है, और उस आदमी का क्या जो मैसेज में है जो खरीद ही नहीं सकता। आई थिंक रमजान पैकेज को ज्यादा मजीद स्टडी करने की जरूरत है। ये इकदाम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो गरीब आवाम है उसके लिए इस इम्पैक्ट। अच्छा, लेकिन इसमें मज़हर नासिर साहब, इसमें 19 अशिया के ऊपर जो है सब्सिडी दी जाएगी, तो 19 अशिया ये मतलब एक लंबी फहरिस्त है। इसमें आटा, चीनी, घी, तेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या इससे रिलीफ नहीं मिलेगा? देखिए, इससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर और CSD स्टोर जो है वो आम गरीब आदमी नहीं जाता। जो आदमी मलीर में और दूसरे इलाकों में रहता है या पंजाब के पासवाने इलाकों में रहते हैं, उनके लिए एक्सेस इन जगहों पे एकदम नहीं होता। ये तो उन लोगों के लिए ज्यादा एक्सेस है जो उस इलाके के अंदर हो या उसके करीब हो या आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास चीजें पहुंच ही नहीं सकती या उनको एक्सेस और इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको किस तरह ये चीजें पहुंचेंगी।
लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, अगर यूटिलिटी स्टोर्स के मोबाइल्स बनाए और यूटिलिटी मोबाइल्स बना के यानी ट्रक लोड और यूटिलिटीज जो हैं डिफरेंट इलाकों में निकाल दें और वहां पे सस्ते अशिया को लोगों को खरीदने का मौका दें, तो मैं समझता हूँ कि वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और गरीब लोगों के अंदर। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स तक इसको महदूद किया जाए, इसको कोई मोबाइल सर्विस होनी चाहिए कि जिससे कोई गाड़ी में या कहीं पे भी चले जाए। लेकिन फिर इस तरह तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जो अशिया खुर्दनोश है उनकी किल्लत होती रहती है। रमज़ान में हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाती हैं कम होने के बजाय। तो अगर इस तरीके से मोबाइल फैसिलिटी का इस्तेमाल होगा तो क्या आपको लगता है वो मैनेजेबल होगा? आपको you'll be surprised कि दुनिया भर में इवन इन यूरोप एंड अमेरिका सुपरमार्केट्स मौजूद हैं जो मुसलमानों की नहीं है, जो रमजान के अंदर डिस्काउंट देते हैं, मुसलमानों के लिए डिस्काउंट कर देते हैं। जी जी। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने ये सोचना है कि हमने लोगों तक किस तरह आसानी फराहम करनी है। अनफॉर्चुनेटली आपकी अर्बन और रूरल के अंदर इतना फर्क है कि आपको उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जो रूरल एरियाज में नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जो सेमी इलाके हैं अर्बन, वहाँ पे अगर आपके मोबाइल यूनिट जाते हैं यानी ट्रक लोड जाते हैं, अच्छा हमारे यहाँ चैरिटी इतनी होती है कि उसके प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स मौजूद है गली गली जाने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर सकती? मेरा सिर्फ कहना ये है कि वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंक ऑफ सॉल्यूशंस जहाँ पे आप गरीब आदमी तक भी ये सस्ती प्राइस को फराहम करें। ठीक है। मज़हर नासिर साहब, एक ब्रेक लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे जानूंगी ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक ख़त लिखा है CEO अरशद मलिक PIA को, उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। हमने कुछ गुफ्तगू ये भी की कि किस तरीके से कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ओवरऑल दुनिया में। मज़हर नासिर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी अगला कि पाकिस्तान एयरलाइन के हवाले से अगर हम PIA के हवाले से बात करें तो PIA के जो CEO हैं अरशद मलिक साहब, उनको एक ख़त लिखा गया है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से। उन्होंने जो है एक अपनी कंसर्न रेज किया। उन्होंने कहा है कि जो इंजीनियर्स मौजूद है PIA में, वो जो भर्ती किए गए हैं वो नॉन इंजीनियर्स हैं, उनके पास डिप्लोमा नहीं है। और एक बहुत बड़ा जो फिगर है उन्होंने वो भी मेंशन किया है उसमें। उन्होंने कहा ना डिप्लोमा है, ना सर्टिफिकेशन है, ना डिग्री है इनके पास, और ये नॉन इंजीनियर्स भर्ती किए गए हैं। आप इस पर क्या अपना व्यू देना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास इसके लिए तो इंफॉर्मेशन महदूद है कि ये बात क्या सही है या नहीं, लेकिन कंसर्निंग बात ये है कि अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक लेटर भेज रही है तो अब देखने वाली बात ये कि अरशद मलिक साहब इसको किस तरह लेते हैं और क्या इसके ऊपर वो कोई एक्शन लेते हैं जिसके तहत उससे वेरीफाई कर सकें कि क्या हमारे पास एक्चुअली इंजीनियर्स हैं या नहीं। क्योंकि PIA एक हसास इदारा है और इसके अंदर आपके पास क्वालिफाइड लोगों का होना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हॉस्पिटल्स के अंदर वेरीफाइबल डॉक्टर्स का होना है। क्योंकि आप एयरलाइन में लोगों की जिंदगियां जो है एसोसिएटेड होती है, का सवाल है। और बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको कहा कि जैसे डॉक्टर्स 100% डॉक्टर्स होने चाहिए, इसी तरह इंजीनियर्स भी 100% होने चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एक अच्छी बात की, उनके इल्म में कोई बात होगी तो बात करने की ये है कि मलिक साहब इसको किस तरह लेते हैं और इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं जिससे PIA में भी बेहतरी आए और हमारे लिए भी बेहतरी। अच्छा, इस खत के मुताबिक बतौर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स 570 में 404 इंजीनियर्स ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ा फिगर जो है उन्होंने मेंशन किया है और उन्होंने इस पे अपना जो है कंसर्न रेज किया है CEO साहब के सामने। देखिए, उन्हें कंसर्न पे रेज किया और उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है जहाँ तक मेरा इल्म है। अब वही वाली बात है कि अगर वो जस्टिफिकेशन को वेरीफाई किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए, चेक किया जाए, और अगर उसमें कोई सच्चाई है तो उस पर मलिक साहब क्या एक्शन लेते हैं या PIA बोर्ड उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, ये बहुत अहम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हसास इदारा है और जिंदगी और मौत का सवाल है, तो इसको आप बहुत सीरियसली लेंगे, इसको आप ऐसे नहीं टाल सकते।
جی ٹھیک ہے، اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے جو کہ چاولوں کے حوالے سے ہے. چاول جو برآمد کرتے ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں پاکستانی، ان کی ایک بڑی کامیابی ہے یورپین یونین میں. اس میں جو بھارت ہے وہ کافی عرصے سے لابنگ کرتا رہا تاکہ وہ اپنے ایکسکلوسیو رائٹس جو ہے انفورس کروا سکے باسمتی چاول کے اوپر بھی. اور پچھلے 5 سال میں جو پاکستانی چاول ہے، باسمتی چاول، ان کی جو ایک ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. فائنلی جو لابنگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بھارت، اس میں بھارت کو بہت بری طریقے سے ناکامی ملی. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، بھارت جو ہے کافی ملکوں کے اندر کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ باسمتی کو رجسٹر کروا لے، اور کچھ ملکوں میں وہ کامیاب بھی ہوا ہے ان دا پاسٹ. لیکن جب سے ہماری ریئلائزیشن اس کے اوپر ہوئی اور باسمتی چاول کو ایکچولی دنیا بھر میں مارکیٹ کیا گیا ایز پاکستانی چاول، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس میں بہت کام کیا. جو ان ملکوں کے کاؤنسل جنرلز ہیں اور کمرشل کاؤنسلرز ہیں، اس میں بھی وہ کافی ایکٹیو رہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے اندر کافی گروتھ آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالشنگ پلانٹس اب پاکستان میں موجود ہیں، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے بعد ہماری کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے، جس سے بروکن رائس بھی کم ہوا ہے. اور ہماری ایکسپورٹس میں اگر آپ پچھلے 3 سے 4 سال میں دیکھیں گے تو مسلسل اضافہ دیکھیں گے آپ رائس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہے، اور یورپین یونین میں بریک جو ہے وہ آپ کو ہائر والیومز کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس پہ مظہر ناصر صاحب بات کرتے ہیں پیٹنٹ پروڈکٹس کی جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتا ہے، بھارت جو ہے اس میں بازی ہم سے لے جا چکا ہے آلریڈی بہت ساری پروڈکٹس میں، اور وہی سملر پروڈکٹس پاکستان کے پاس بھی اویلیبل ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنٹ کروا لیا اور وہ اس سے ارن کریں. اگر ایک ایگزامپل ہم لوگ لیں نیم ٹری کی آخر پاکستان میں کتنا ہر جگہ ہر روڈ کے اوپر موجود ہے، لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے اس کو کیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے جا کے کر لیا. اس طریقے کی بے شمار اور ہربل پروڈکٹس بھی ہیں جس میں وہ آلریڈی ارن کر رہے ہیں. آخر پاکستان کس طریقے سے اپنا جو فوکس ہے وہ اس پر زیادہ ریز کر سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی پروڈکٹس کو پیٹنٹ کرائیں، وہ بھی انٹرنیشنل پروڈکٹس کی طرف جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو ہے ریئلائز کرائیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے، اس میں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو انڈین ہیں وہ ایز اے پاپولیشن زیادہ پاکستان کے مقابلے میں سیٹلڈ ہیں ابراڈ، اور جن ملکوں میں وہ سیٹلڈ ہیں وہاں پہ وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور کاروبار کے اندر ہیں، اور ان کی مدد ان کی حکومتوں نے کی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ نے اپنے ڈسپلے سینٹرز گوانگزو چائنا کے ڈفرینٹ علاقے ہیں ان میں کھولے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے پروڈکٹس کو، اور میں بات کر رہا ہوں پچھلے 20 سال سے، وہ اپنے پروڈکٹس کو وہیں پہ ڈیولپ کرتے ہوئے آہستہ 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 انکریز کرتے جا رہے ہیں. یہ ماڈل انڈیا یوز کر رہا ہے پچھلے 20 سال سے ڈفرینٹ ملکوں کے اندر، اور ان کی کمرشل اٹیچیز اور ان کے کمرشل کاؤنسلر بہت ایکٹیولی یہ کام کرتے رہے. ہم نے یہ کچھ سالوں سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اس لیے ان کے پاس وہ ایج بھی ہے کیونکہ وہاں پہ انڈین لوگ زیادہ رہتے ہیں، انڈین پروڈکٹس زیادہ وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اچھے پروڈکٹس ہیں اور جو ہمارے پاس بھی ہیں وہ انڈیا کے نام کے اندر چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ مسلسل اپنی مارکیٹنگ اور پاکستان کی کوالٹی اور پاکستان کی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں گورنمنٹ سپورٹ ہونا لازم ہے بزنس مین کے ساتھ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی اس میں کچھ فارن پالیسی بھی آپ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی کا بھی اس میں پیوٹل رول ہے کہ کس طریقے سے ڈپلومیٹس کو انگیج کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے جو مارکیٹنگ ہے یا ڈیجیٹلی کس طرح پروڈکٹس کو جو ہے مارکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں بزنس کمیونٹی اپنا ایک الگ جو ہے اسٹیک پلے کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے ایریاز کو منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری آف کامرس کو مل کے کام کرنا پڑے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مظہر ناصر صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، سبجیکٹس کے اوپر بات کی جو کہ بزنس اور اکانومی کے حوالے سے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات امپورٹس کے حوالے سے بھی کی کہ کس طریقے سے کووڈ-19 کا ایک امپیکٹ رہا پوری دنیا میں، جس میں امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر انفلوئنس آیا کرونا وائرس کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ بات رمضان پیکج کی منظوری کے حوالے سے بھی کی جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں یہ اپروو ہوا ہے. اس میں بہت ساری اشیاء خوردنوش کے اوپر جو ہے ڈسکاؤنٹ اور سبسڈی اویلیبل ہوگی، جس میں آٹا، چینی، گھی، تیل اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور کوئی کم ڈسکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہے. 30-40 روپے اس طریقے کا جو ہے ایک اماؤنٹ دیا گیا ہے اس میں ہر پروڈکٹ کے حوالے سے. مظہر صاحب کی یہ رائے ہے کہ کچھ موبائل بھی جو ہے پروجیکٹ کا اس کو ایک ساتھ میں ایک حصہ بنا سکتے تھے کہ جہاں پر
جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کوئی موبائل فیسلٹی ہو, اگر ان کے ایریا میں قریب کہیں پہ یوٹیلیٹی اسٹور نہیں ہے تو وہ اس موبائل سروس سے مستفید ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پروگرام میں کچھ PIA کے حوالے سے بھی بات کی کہ کس طریقے سے پاکستانی انجینئرز کاؤنسل نے ایک خط لکھا ہے CEO ارشد ملک PIA کو, اور اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں نان انجینئرز بھرتی ہوئے ہیں, اور یہ بھرتی ہونے کا یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ٹوٹل ایک فگر کے اوپر انالیسس دیا گیا ہے کہ ٹوٹل اتنا فگر موجود ہے PIA میں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو ایکسپورٹرز ہیں چاول, باسمتی چاول کے, انہوں نے اپنی ایک اسٹرانگ ریپرزنٹیشن کریٹ کی پاکستان کے لیے, اور کس طریقے سے انڈیا کی لابنگ کو جو ہے وہ ہرا سکے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ پاکستان نے انڈیا کے ایکسکلوسیو رائٹس امپوز نہیں ہونے دیے باسمتی چاول کے اوپر. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے YouTube سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی سبسکرائب کر لیجیے, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, اور ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.